हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग क्या देख रहे थे? केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध में हमने आप लोगों को विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध की पूरी कक्षा दे दिया। अब हम लोग किधर बढ़ते हैं? तो आज से हम लोग केंद्र राज्य संबंध का अगला हिस्सा पढ़ेंगे, जो भाग 12 के अनुच्छेद 264 293 तक मिलता है। इसमें कौन सा टॉपिक मिलता है? तो इसके अंतर्गत आपको एक टॉपिक शामिल किया जाता है, उसका नाम है वित्तीय संबंध। आज का टॉपिक हम लोगों का होगा प्रशासनिक संबंध। और इस प्रशासनिक संबंध में हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? तो देख लीजिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्या टॉपिक हम लोगों का चल रहा था दोस्त? प्रशासनिक प्रशासनिक संबंध। इस प्रशासनिक संबंध में आपका जो पार्ट बना था, 3 ठो। एक पार्ट था 2 3। पहला वाला क्या था? पहला वाला था विधायी संबंध। दूसरा वाला था, सॉरी, हम लोग पढ़ क्या रहे थे? केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, प्रशासनिक संबंध तो यहां पर रहेगा। टॉपिक क्या था? केंद्र राज्य संबंध। तो हमारा टॉपिक क्या था? विधायी संबंध। अगला वाला क्या था? प्रशासनिक संबंध। तीसरा वाला आपको क्या मिलेगा? विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, और तीसरा वाला जो आपको मिला था वह क्या था? तो वित्तीय संबंध। तीसरा वाला आपका क्या होगा? वित्तीय संबंध। और आज हम लोगों का टॉपिक बनने वाला है वित्तीय संबंध। समझिए, ये जो आपका केंद्र राज्य संबंध था, इसका वर्णन 2 भाग में हुआ था। एक था भारतीय संविधान का भाग नंबर 11 और एक था भारतीय संविधान का भाग नंबर 12। तो भाग नंबर 11 में विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध का वर्णन मिला। इसको हमने पूरी तरह से, अच्छी तरह से पूरा पढ़ा दिया। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज का टॉपिक बनेगा वित्तीय संबंध। इस वित्तीय संबंध का वर्णन कहाँ पर मिलता है, कैसे मिलता है, अब इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो इसको मिटाते हैं और मुख्य अपना टॉपिक बनाते हैं वित्तीय संबंध। चलिए देखते हैं। वित्तीय संबंध को हम लोग देखेंगे, वित्तीय संबंध के बारे में जानकारी अर्जित करते हैं और वित्तीय संबंध को पढ़ने का काम करते हैं। चलिए देखते हैं। आइए, वित्तीय संबंध में हमारा टॉपिक क्या बनेगा? तो वित्तीय संबंध टॉपिक बनाइए और वित्तीय संबंध के बाद हम लोग उसके बारे में धीरे धीरे आगे बढ़ने का काम करते हैं। टॉपिक हो जाएगा हमारा क्या? वित्तीय संबंध। टॉपिक क्या हो जाएगा दोस्त? वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध के बारे में हम लोग देखते क्या है कि वित्तीय संबंध का वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो वित्तीय संबंध का वर्णन भारतीय संविधान के भाग नंबर 12 में अनुच्छेद नंबर 264 से लेकर 293 तक। अब सुनिए बात इसमें, जिस प्रकार से प्रशासनिक संबंध को
और विधायी संबंध को हमने अलग अलग पार्ट में बांटकर अध्ययन किया। उसी प्रकार से देखते हैं क्या कि इस वित्तीय संबंध के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। तो वित्तीय संबंध के अंतर्गत आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है उसको देखिए। तो पहला वाला आपको मिलेगा वित्तीय संबंध में जो पढ़ना है आपको, पहला टॉपिक उसका नाम है कराधान। पहला वाला क्या हो जाएगा? कराधान शक्तियों का बंटवारा। कराधान शक्तियों का बंटवारा। कराधान शक्तियों का बंटवारा एवं निधियां, पहला टॉपिक बनेगा कराधान शक्तियों का बंटवारा एवं निधियां। पार्ट नंबर 1 है। अब पार्ट नंबर 2 क्या बनेगा? देखिए पार्ट नंबर जो आपका दूसरा रहेगा इसमें पढ़ने का, दूसरा वाला क्या रहेगा? तो दूसरा वाला आपको मिलेगा क्या? संबंध भी होता है, समन्वय भी होता है, संसाधन भी होता है। उसके अंतर्गत इन सबको धन के रूप में आंका जाता है। और ये जो धन होता है इसको किस नाम से जानते हैं तो उसको देखते हैं। तो ये जो आपका होता है राजस्व, ठीक है, राजस्व। तो राजस्व शक्तियों का विभाजन, अगला वाला टॉपिक क्या बन जाएगा? अगला वाला टॉपिक बनेगा राजस्व शक्तियों का विभाजन। राजस्व शक्तियों का विभाजन। राजस्व शक्तियों का क्या? विभाजन। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहला वाला क्या देखें? कराधान शक्तियों का बंटवारा एवं निधियां। मतलब ये धन का बंटवारा कैसे किया जाएगा और जो निधि है ये निधियां कितने प्रकार की होती हैं इसको देखा जाएगा। दूसरा वाला राजस्व शक्तियों का विभाजन। राजस्व शक्तियों का क्या? विभाजन। तो राजस्व शक्तियों का जो विभाजन किया जाता है यहीं पर देख लेते हैं। राजस्व शक्तियों का विभाजन हम लोग कितने प्रकार से कर देते हैं? 2 प्रकार से कर देते हैं। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से कर लेते हैं। पहला वाला विधिक विभाजन। पहला वाला क्या? राजस्व शक्ति का विभाजन कर रहे हैं तो पहला वाला हो जाएगा विधिक विभाजन। राजस्व शक्ति का विधिक विभाजन। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? राजस्व शक्ति का विवेकाधीन विभाजन। विवेकाधीन विभाजन। विवेक के अधीन जो विभाजन होता है उसे कहते हैं विवेकाधीन विभाजन। दूगो हुआ, कराधान शक्तियों का बंटवारा एवं निधियां, राजस्व शक्तियों का विभाजन। 2 पार्ट हुआ। तीसरा वाला आपको तीसरा वाला टॉपिक पढ़ना है वस्तु एवं सेवा कर। तीसरा वाला टॉपिक है वस्तु एवं सेवा कर। इसको लिख लीजिए GST, गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर तथा GST परिषद। GST परिषद। अब GST परिषद को हम लोग पढ़ेंगे तथा वस्तु एवं सेवा कर को हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तीसरा वाला हो गया टॉपिक। अब चौथा वाला टॉपिक क्या मिलेगा आपको? नहीं, 1 2 3 हो गया। 3 टॉपिक देख लिए। अब हम लोग देखते हैं अगला वाला राजस्व विभाजन। राजस्व विभाजन को तो बांटा ही जाता है, लेकिन जो आपका एक होता है सहायतार्थ तीसरा हो गया तो यहाँ पर लिखिए चौथा वाला सहायतार्थ अनुदान। चौथा वाला हो जाता है सहायतार्थ अनुदान। चौथा वाला देखेंगे सहायतार्थ
अनुदान। ये जो सहायतार्थ अनुदान होता है इसको कितने भाग में बांट दिया जाता है? 2 भाग में बांटकर अध्ययन करते हैं। सहायतार्थ अनुदान, सहायता के लिए जो अनुदान दिया जाता है उसे कहते हैं सहायतार्थ अनुदान। और ये जो सहायतार्थ अनुदान होता है कितने भाग में बढ़ जाता है? तो पहला वाला बन जाता है विधिक, पहला वाला बनेगा विधिक सहायतार्थ अनुदान, विधिक सहायतार्थ अनुदान पहला वाला बनेगा। दूसरा वाला अनु से अनुदान होगा, दूसरा वाला बन जाएगा विवेकाधीन, दूसरा वाला बनता है विवेकाधीन सहायतार्थ अनुदान, विवेकाधीन सहायतार्थ अनुदान। यह आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा? पार्ट 4। 4 ठो देख लीजिए। पहला वाला कराधान एवं शक्तियों का बंटवारा, राजस्व एवं शक्तियों का विभाजन, वस्तु एवं सेवा कर जिसको कहते हैं जीएसटी, जीएसटी तथा जीएसटी परिषद देखेंगे। चौथा वाला सहायतार्थ अनुदान देख लिए। अब पांचवा वाला क्या देखते हैं? तो पांचवा वाला हमको पढ़ना है, उसका नाम है वित्त आयोग। तीसरा वाला हो गया, चौथा वाला हो गया, अब पांचवा वाला देखिए। तो पांचवा वाला हम लोग पढ़ते हैं वित्त आयोग। अब वित्त आयोग में हम लोग क्या देखेंगे? अलग अलग पार्ट में समझने का प्रयास करेंगे। वित्त आयोग को भी अच्छी प्रकार से देखेंगे। वित्त आयोग में बहुत गहनतम जानकारी भी लेनी होती है। अब वित्त आयोग को अच्छी प्रकार से नहीं जब समझ पाएंगे, जब अच्छी प्रकार से वित्त आयोग को नहीं समझ पाएंगे तो जो आपका बिल पास होता है, ठीक है, एक्ट बनता है, जो आपका धन पास होता है, जो बजट पास होती है, उसको आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला वाला देखते हैं, ऋण संबंधी प्रावधान। चलिए आप छठा वाला क्या पढ़ेंगे? ऋण संबंधी प्रावधान, ऋण संबंधी प्रावधान, ऋण संबंधी प्रावधान। ठीक है, ऋण संबंधी प्रावधान एवं राज्यों के हित, ऋण संबंधी प्रावधान एवं राज्यों के हित, राज्यों के हित। नंबर 6 यह हुआ। नंबर 7 हम लोग क्या देखेंगे? तो यहाँ पर लिख लीजिए नंबर 7। नंबर 7 में क्या पढ़ेंगे? नंबर 7 में हम लोग पढ़ेंगे आपातकाल में वित्तीय संबंध, आपातकाल में वित्तीय संबंध, आपातकाल में वित्तीय संबंध। चलिए मेरे दोस्त देख लीजिए, आज हम लोगों का टॉपिक है वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध में हम लोग क्या देखेंगे? यह कहां पर वर्णन किया गया, इसका वर्णन कहां पर है या यह कहां पर वर्णित है? भाग नंबर 12 में अनुच्छेद नंबर 263 और 264 से 293 तक। इसके अंतर्गत 7 टॉपिक पढ़ना होता है। पहला वाला कराधान शक्तियों का बंटवारा एवं निधियां, दूसरा वाला पढ़ना है राजस्व शक्तियों का विभाजन, तीसरा वाला आपको पढ़ना है जीएसटी एवं जीएसटी परिषद, चौथा वाला पढ़ना होता है सहायतार्थ अनुदान जो केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है, पांचवा वाला पढ़ना होता है वित्त आयोग, छठा वाला पढ़ना है ऋण संबंधी प्रावधान एवं राज्यों के हित, सातवां वाला आपातकाल में वित्तीय संबंध। इतना टॉपिक हम लोगों को क्या करना होता है? पढ़ना होता है। और ये जो टॉपिक है इनमें से हम लोग अब पहला टॉपिक बनाते हैं कराधान शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, या विभाजन एवं निधियां। चलिए अब हम लोग देखते हैं कराधान शक्तियों का बंटवारा एवं निधियां। स्क्रीनशॉट बना लीजिए, अब इसको जल्दी से कहना ना पड़े, साथ में अपने लिखते चलिए, बनाते चलिए। कराधान शक्तियों का बंटवारा हम लोग देखते हैं अच्छी प्रकार से। अब हम आपसे बताए थे कि मुख्य मुख्य अनुच्छेदों को देखा जाएगा, ये नहीं कि सभी अनुच्छेद को देखते हुए चलेंगे।
जब तक हमको अनुच्छेद की आवश्यकता थी तब तक हमने आप लोगों को अच्छी प्रकार से अनुच्छेदों का अध्ययन करवाया, लेकिन अब उतना अनुच्छेद की जरूरत नहीं है। इस कारण हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे। तो पहला वाला हम लोगों का टॉपिक बन जाएगा कराधान शक्तियों का बंटवारा एवं निधियां। पहला वाला कराधान शक्तियों का बंटवारा कराधान शक्तियों का बंटवारा एवं निधियां कराधान शक्तियों का बंटवारा एवं निधियां। चलिए, अनुच्छेद नंबर 265 में एक बात कही गई है, अब उसके बारे में देखते हैं कि अनुच्छेद नंबर 265 क्या कहता है। अब उसको देखिए, अनुच्छेद नंबर 265। अब इसमें एक बात कही गई है, इसको हम लोग देखने का काम करते हैं। अच्छे से दिखाई दे रहा है, पूरा अच्छे से दिखाई दे रहा है। कराधान शक्तियों के बंटवारा में अनुच्छेद नंबर 265 एक बात कहता है। क्या बात कहता है, अब उसको हम लोग अच्छी प्रकार से देखते हैं। जब अनुच्छेद नंबर 265 को देखेंगे तो अच्छे प्रकार से बात को हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए देखिए, अनुच्छेद नंबर 265 क्या कहता है। ये कहता है कि बिना विधिक अधिकार के, ये कहता है ना, बिना विधिक अधिकार के, विधिक अधिकार के धन, बिना विधिक अधिकार के कोई कर नहीं, बिना विधिक अधिकार के कोई कर नहीं। यानी किसी भी प्रकार का धन आपको वसूलना है या किसी भी प्रकार से आपको धन अर्जित करना है, उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। सीधी सी बात जानिए, अगर किसी भी प्रकार से टैक्स लेना है, किसी भी प्रकार से कोई शुल्क लेना है, फीस लेनी है, तो आपको उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, जिसे कहते हैं विधिक अधिकार। और जब कानून बना लेंगे तो विधिक अधिकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी कर या शुल्क, टैक्स या फीस ले सकते हैं। शाब्दिक अर्थ में कहें तो यह कहना चाहता है अनुच्छेद नंबर 265 कि सरकार यानी राज्य सरकार या केंद्र सरकार, ध्यान से सुनिए, राज्य सरकार या केंद्र सरकार बिना किसी कानून के किसी भी वस्तु पर किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स या कोई भी फीस या कोई भी कर या शुल्क नहीं लगा सकती है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार, आई रिपीट, फिर से सुन लीजिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि यह अनुच्छेद नंबर 265 कहता है कि बिना कोई भी कानून बनाए हुए कोई भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी भी वस्तु पर कोई भी टैक्स और कोई भी फीस नहीं लगा सकती है। इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है। इसका मतलब आप लोग कहेंगे कि क्या कार्यपालिका के आदेश से नहीं हो सकता है। चलिए देख लेते हैं, क्या आप लोग कहेंगे कि क्या कार्यपालिका के आदेश से नहीं हो सकता है, तो नहीं सर, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, चलिए इसका एक कहने का मतलब और अर्थ निकलता है कि कार्यपालिका के आदेश से नहीं, कार्यपालिका और कार्यपालक, कार्यपालिका और कार्यपालक के आदेश से नहीं, के आदेश से नहीं। चलिए हम वही बात बताएंगे इस भाई साहब कि मान लीजिए अब मेरे पास क्या है, सरकार है, ठीक है, क्या है, सरकार।
सरकार भारत में 3 पक्ष पर होती है। एक होती है, तनी अच्छी प्रकार से पूरा एकदम डिटेल में समझा देते हैं आपको। एक होती है संघ सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। एक होती है संघ सरकार। दूसरा वाला राज्यों में अधिकार लेकर रहती है राज्य सरकार। तीसरा वाला संघ सरकार, राज्य सरकार। और तीसरा वाला हो जाती है आपकी स्थानीय सरकार। ये जो तीनों सरकार होती हैं, क्या किसी भी व्यक्ति से, क्या किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का, ध्यान से सुनिए, किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कर यानी टैक्स तथा शुल्क ले सकती हैं क्या? नहीं ले सकती हैं। क्यों? क्यों नहीं ले सकती हैं? क्योंकि कर या टैक्स को लेने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? विधि बनानी पड़ेगी। क्या? विधि बनानी पड़ेगी, या तो इसी को कह सकते हैं कि कानून बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास कानून नहीं है तो आप किसी भी व्यक्ति से किसी भी वस्तु पर कोई भी टैक्स नहीं ले सकते हैं। कहेंगे कि क्या अब विधिक जरूरी है? क्या कार्यपालिका नहीं ले सकती है? नहीं ले सकती है। कैसे नहीं ले सकती है? तो ध्यान से सुनिए। हम एक शब्द आपको बताए थे पीछे कि एक होती है विधायिका और एक होती है कार्यपालिका, कार्यपालिका, और एक कौन सी होती है? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, हटा दीजिए, न्याय नहीं यहाँ पर लेना है हमको। विधायिका से क्या बनता है? कानून बनता है, या इससे विधि बनाने का काम होता है। जब विधायिका कानून बनाती है तो उसी कानून का पालन करती है कौन? कार्यपालिका। और जो कार्यपालिका में व्यक्ति बैठते हैं उनको क्या कहा जाता है? कार्यपालक कहा जाता है। यानी कार्यपालिका में बैठने वाला व्यक्ति कार्यपालक होता है, और कार्यपालक के आदेश से भी कोई भी व्यक्ति किसी से किसी भी प्रकार का टैक्स और शुल्क नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि उस पर कानून बनाना का होगा, जरूरी होगा। चलिए, तो अब हम लोग जानकारी लेते हैं, इतना लिए। अब हम लोग किसके बारे में जानकारी लेते हैं? टैक्स और शुल्क के बारे में, कि टैक्स क्या होता है और शुल्क क्या होता है। आप लोग कहेंगे कि सर कभी से टैक्स और शुल्क के बारे में चर्चा कर रहे हैं, टैक्स और शुल्क क्या होता है उसको बताइए। तो चलिए देखते हैं, टैक्स और शुल्क के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानकारी अर्जित करने कि टैक्स क्या होता है और शुल्क क्या होता है। तो आप लोग देखिए, टैक्स यानी कर, टैक्स को हिंदी में कहते हैं कर, ठीक है, और शुल्क को हिंदी में, और फीस को हिंदी में कहते हैं शुल्क। अब इन दोनों के बारे में लिख लीजिए, टैक्स के बारे में और शुल्क के बारे में। देखिए, कर किसे कहते हैं? तो कर वह होता है, देखिए, ऐसा धन, ऐसा धन जो लोक व्यवस्था, ऐसा धन जो लोक व्यवस्था के लिए अनिवार्य रूप से वसूला जाता है, अनिवार्य रूप से वसूला जाता है। ऐसा धन जो क्या करने के लिए? ऐसा धन जो लोक व्यवस्था को बनाने के लिए, या लोक व्यवस्था के लिए, या लोक व्यवस्था को चलाने के लिए अनिवार्य रूप से वसूला जाता है। तो ऐसे धन को कर यानी टैक्स कहते हैं। लेकिन शुल्क किसे कहते हैं? तो देख लीजिए, किसी भी, लिखिए, किसी भी व्यक्ति को किसी वस्तु की, किसी भी व्यक्ति को किसी वस्तु की
दी गई सेवा, दी गई सेवा के बदले, सेवा के बदले लिया गया धन, लिया गया धन, लिया गया धन ही शुल्क कहलाता है, ही शुल्क कहलाता है। अर्थात अब आपसे नहीं छूटेगा। यदि आपसे कोई पूछेगा कि कर यानी टैक्स किसे कहते हैं और टैक्स और शुल्क किसे कहते हैं, दोनों बता देंगे ना, टैक्स फीस दोनों बता देंगे। यानी कर किसे कहते हैं और फीस शुल्क किसे कहते हैं, दोनों बात सुनी। तो ऐसा धन जो लोक व्यवस्था के लिए अनिवार्य रूप से वसूला जाता है, ये जरूरी है, सबसे लिया जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से लिया जाएगा या अप्रत्यक्ष रूप से लिया जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से लिया जाने वाला कर इनकम टैक्स होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भी कर लिया जाता है। ठीक है, कैसे, आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे आप लोग कोई वस्तु खरीदते हैं तो लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ द ऑल टैक्सेस। ठीक है, तो यानी सभी करों सहित, हिंदी में उसको लिखा रहता है सभी करों सहित। जैसे अब देखिए 5 रुपया का पार्ले जी खरीदिएगा तो 5 रुपये के पार्ले जी पर 5 रुपया लिखा रहता है, लेकिन उस पर कितना टैक्स लगा है वो अभी लिखा रहता है। जैसे अब रफ खरीदिए, कोई पेन खरीदिए, उस पर नहीं लिखा रहेगा। अब कैसे लिखा रहेगा, उसका जो खोखड़वा होता है बाबू ऊपरा का, उस पर लिखा होता है। मोबाइल खरीदेंगे उस पर कितना टैक्स लगा है उस पर लिखा रहता है, इंक्लूसिव ऑफ द ऑल टैक्सेस लिखा रहता है, हिंदी में सभी करों सहित, सभी करों सहित। अरे नहीं समझ में आएगा तो आप यूरिया खरीदिएगा, यूरिया के बोरा पर पढ़ लीजिएगा, और डाई खरीदिएगा, डाई के बोरा पर पढ़ लीजिएगा। या कोई आप छोटा छोटा पैक आता है वस्तुओं को बेचने के लिए, छोटा छोटा पैक, या भैंस गोरू का आता है चोकर बबुआ, चोकर के बोरा पर पढ़ लीजिएगा, चुन्नी पर पढ़ लीजिएगा, चोकर चुन्नी आता है ना उस पर पढ़ लीजिएगा। और कपड़ा पर भी आता है, जो होलसेल मार्केट होता है उस पर भी लिखा रहता है, और जो थोक होता है उस पर भी, और जो फुटकर विक्रेता होता है उस पर भी लिखा होता है। लेकिन फुटकर विक्रेता दिखाते नहीं है, दिखाकर नहीं वो सब बेचते हैं, चुरा कर बेच देते हैं। अगर दिखाकर नहीं बेचता है तो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए, कहेंगे पहले उसे कि यह मेरा अधिकार है, हमको दिखाना है, आप दिखाएंगे, हमको देखना है। तो भैया अगर वो दिखा देगा तो ठीक है, नहीं दिखाएगा तो नहीं, कोई बात नहीं है, क्योंकि उसका भी निजता का अधिकार है। लेकिन निजता का अधिकार क्या किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन कर सकता है? नहीं कर सकता है। तुम्हारा भी यानी आप लोगों का भी तो निजता का अधिकार है, जानने का अधिकार है कि कितने रुपए का है, कैसे आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये जब सभी होता है, हम बताएं कि कर जो होता है दो प्रकार से लिया जाता है, एक आपका अप्रत्यक्ष रूप से लिया जाता है, एक प्रत्यक्ष रूप से लिया जाता है। जो आपका प्रत्यक्ष रूप से लिया जाता है वह इनकम टैक्स होता है, और जो अप्रत्यक्ष रूप से छोटे छोटे मूल्यों पर लिया जाता है, कम दामों पर लिया जाता है, वह आपका अप्रत्यक्ष कर होता है। और ऐसे करों को छिपे तौर पर लिया जाता है, तथा बड़ा कर जो होता है आपका टैक्स होता है वह इनकम टैक्स होता है, उसे खुले तौर पर लिया जाता है। ठीक है, और जो शुल्क होता है यानी फीस जो होती है उसकी फिक्स होती है। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि टैक्स और कर लगाने का जिम्मा किसके पास होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि टैक्स और कर लगाने का जिम्मा किसके पास है, यानी जिम्मेदारी कौन लेता है। ठीक है, टैक्स और कर को लगाने की जिम्मेदारी कौन लेता है, ध्यान से सुनिए। तो टैक्स और कर हम लोग पढ़े थे, आप लोगों को हमने बताया था सूचियां, क्या बताया था कि सूचियां कितने प्रकार की होती हैं। तो हमने आप लोगों को कितने प्रकार की सूचियां बताया था, सूचियां 3 प्रकार की थी ना, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की सूचियां थी। चलिए देखते हैं। एक थी आपकी संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। पहला वाला संघ सूची, दूसरा वाला राज्य सूची,
तीसरा वाला समवर्ती सूची। अब यहाँ पर समवर्ती सूची नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे मैं बता देता हूँ। अब तीनों के अंतर्गत ध्यान से सुनिए, तीनों के अंतर्गत विषय रखा गया था। तीनों के अंतर्गत क्या रखा गया था? विषय। इसके अंतर्गत भी रखा गया था विषय और इसके अंतर्गत भी रखा गया था विषय, और जो इन दोनों के बाद विषय बच गए थे उसको कहते थे हम लोग अवशिष्ट विषय। कैसा विषय? अवशिष्ट विषय। ठीक है, तो अब समझने का प्रयास करिए कि ये जो विषय होगा इसमें का, इसको कहेंगे संघ सूची का विषय। किसका विषय? संघ सूची का विषय। यह जो हो जाएगा आपका राज्य सूची का विषय, और यह आपका समवर्ती सूची का अवशिष्ट विषय। कौन सा विषय? अवशिष्ट विषय। तो अब ध्यान से सुनिए, अब जो आपकी संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, इन तीनों पर कर कौन लगाता है और इनके ऊपर लगने वाला कर क्या या किस नाम से पुकारा जाता है, क्या कहलाता है? तो संघ सूची पर टैक्स लगाने का अधिकार, संघ सूची पर टैक्स टैक्स लगाने का अधिकार यानी कर लगाने का अधिकार, संघ सूची पर कर लगाने का अधिकार किसके पास है? संघ सरकार के पास। किसके पास है? संघ सरकार के पास है। ध्यान से सुनिए, संघ सूची पर कर लगाने का अधिकार यानी टैक्स लगाने का अधिकार किसके पास है? संघ सरकार के पास है। और सुनिए, संघ सूची पर लगने वाला कर, संघ सूची पर लगने वाला कर संघीय कर कहलाता है। संघ सूची पर लगने वाला कर संघीय कर कहलाता है। संघ सूची पर लगने वाला कर संघीय कर कहलाता है। कैसा कर कहलाता है दोस्त? संघीय कर कहलाता है। ठीक है, जो ये संघीय कर होता है, ध्यान से सुनिए, संघीय कर क्या केवल राज्य सरकार रखती है कि केंद्र सरकार रखती है? तो आप कहेंगे जाहिर सी बात है सर जी केंद्र सरकार रखेगी, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। संघीय कर को यानी संघ सूची के कर को संघ सरकार, ध्यान से सुन लीजिए, संघ सरकार और राज्य सरकार, संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या कर दिया जाता है? बांट दिया जाता है। जो संघ सूची का कर होता है उसे संघीय कर कहते हैं, और संघीय कर को संघ सरकार तथा राज्य सरकार के बीच में क्या कर दिया जाता है? बांट दिया जाता है। अब देख लीजिए, अब राज्य सूची के विषयों पर टैक्स लगाने का अधिकार यानी कर लगाने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य के पास होता है। राज्य के पास होता है। संघ सूची पर संघ को, राज्य सूची पर राज्य को होता है। और राज्य सूची के कर को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्य सूची के कर को राज्य कर कहते हैं। राज्य सूची के कर को राज्य कर कहा जाता है। राज्य सूची के कर को राज्य कर कहा जाता है। ध्यान से सुन लीजिए, राज्य सूची के कर को क्या कहा जाता है? राज्य कर कहा जाता है। और इस कर को कोई बांटता नहीं है। आप सोचें कि जैसे संघीय कर को हमने दो भाग में बांट लिया, संघ सरकार और राज्य सरकार, तो राज्य सूची के कर पर जो राज्य का कर है यह राज्य के पास ही रहता है। यह राज्य अपने पास रखता है। किसके पास? अपने पास रखता है। राज्य सरकार का जो कर होता है इसे राज्य अपने पास रखता है। किसके पास रखता है? अपने पास रखता है। अब जो आ गया आपका तीसरा क्या मिलकर निकल कर आता है? तो तीसरा वाला आपका आता है अवशिष्ट विषय। और अवशिष्ट विषय पर देखिए, अवशिष्ट विषयों पर कर लगाने का अधिकार किसके पास होता है? तो अवशिष्ट विषयों पर
टैक्स लगाने का यानी कर लगाने का अधिकार संघ सरकार के पास होता है। किसके पास? संघ सरकार के पास होता है। अवशिष्ट विषयों पर टैक्स लगाने का अधिकार किसके पास? संघ सरकार के पास होता है। किसके पास होता है? संघ सरकार के पास होता है। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत कौन सा कर आता है? तो इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा उपहार कर। इसके अंतर्गत कौन सा कर आएगा? उपहार कर आ जाएगा। कौन सा कर? उपहार कर आ जाएगा। और कौन सा कर आ जाएगा? व्यय कर। इसके अंतर्गत उपहार कर तथा व्यय कर को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो अब देख लीजिए, ये तो हम लोग टैक्स का बंटवारा पढ़े। अभी तक हमने क्या देखा? टैक्स का बंटवारा। क्या देख लिया हम लोगों ने क्या देखा? अभी तक टैक्स का बंटवारा देखा, यानी टैक्स को, कर को कैसे बांटते हैं। तो हमने बताया कि सूची जो होती है, सूची कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। जाहिर सी बात, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची यानी संघ सूची और राज्य सूची के बाद जो विषय बच गया वह अवशिष्ट विषय था। अवशिष्ट विषय पर कर लगाने का अधिकार, टैक्स लगाने का अधिकार किसके पास होता है? संघ के पास होता है, हमने बताया भी। और इसके अंतर्गत 2 प्रकार के कर आते हैं। कौन कौन? तो यह आपका उपहार कर आ जाता है, और कौन सा कर आ जाता है? व्यय कर आ जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग मिटाते हैं। तो अब ये जो कर इकट्ठा हुआ, ये रखा कहाँ जाएगा? उसके लिए बनाई गई निधि। ठीक है, अभी तो इकट्ठा कर लिए हैं पैसा, मान लीजिए हम कमा लिए, हमारे भाई साहब कमा लिए, हमारे छोटका भैया कमा लेना, हमारे बड़का भैया कमा लेना, हमारे बाऊ कमा लेना। कमाई के ओके रखल कहाँ जाई? तो ओकरे खातिर एको खाता खोलवा, अलगे अलगे खोलवा। तो अब देख लीजिए, उई रखा कहाँ जाएगा? टैक्सवा। इसके रखने के लिए जो बनाई गई व्यवस्था है उसको निधि कहते हैं। टैक्सों को यानी शुल्क को और कर को रखने के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकार के पास जो व्यवस्था होती है उसे शुल्क ना किसके नाम से? निधि के नाम से जाना जाता है। और अब हम लोग देखते हैं कि निधियां कितने प्रकार की होती हैं। अब चलिए देखिए, आपकी जो निधि है, यह निधि कितने प्रकार की होती है? छोटी सी बात, निधि कितने प्रकार की होती है? निधि का अर्थ क्या होता है? खजाना। तो खजाना कितने प्रकार का होता है? चलिए देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या? निधियां। टॉपिक बन जाएगा हमारा क्या? निधियां। टॉपिक हो जाएगा मेरे दोस्तों निधियां। आपकी जो निधियां होती हैं यह 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की दोस्त? 3 प्रकार की हो जाएंगी। कौन कौन सी? पहला वाला देखिए, तो पहला वाला बन जाएगी आपकी संचित निधि। पहला वाला बन जाएगी संचित निधि। ये इकट्ठा निधि है। कैसी निधि है? इकट्ठा निधि। दूसरा वाला लोक लेखा निधि। लोक लेखा निधि। दूसरा वाला लोक लेखा निधि। पहला वाला बन गया संचित निधि, दूसरा वाला लोक लेखा निधि, तीसरा वाला बन जाएगा आकस्मिक निधि। तीसरा वाला आकस्मिक निधि। तीसरा वाला टॉपिक क्या बनेगा दोस्त? आकस्मिक निधि। अब तीनों के बारे में हम लोग क्या करते हैं? बारी बारी से देखते हैं। अब तीनों को बारी बारी से देखने का काम करेंगे कि संचित निधि किसे कहते हैं, या संचित निधि में क्या आएगा, कैसा पैसा रखा जाएगा, ये आएगा कहाँ से आएगा, जो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहला वाला आपको देखेंगे संचित निधि, दूसरा वाला लोक लेखा निधि, तीसरा वाला आपकी कौन सी निधि हो जाएगी? तो तीसरा वाली आपकी बनेगी आकस्मिक निधि। तो चलिए हम लोग देखने का काम करते हैं किसके बारे में? संचित निधि के बारे में। ठीक है, संचित निधि। चलिए देख लेते हैं कि इस पहला बात ध्यान से सुनिए, इन सब का वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो संचित निधि का वर्णन अनुच्छेद नंबर
266 के क में, या तो आप लोग कह सकते हैं ए में या रोमन का 1, ठीक है। यह कहां पर मिलता है? 266 के ख में या बी में, ठीक है, या तो कह सकते हैं रोमन अंक का 2। यह कहां पर मिलेगा? आर्टिकल नंबर 267 के 1 में या क में या ए में मिल जाए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? रुक जाइए, थोड़ा सा आपको इधर घुमा देते हैं, पूरा दिखने लगेगा अच्छी प्रकार से। आपको बेसी हो गया, चलिए देख लेते हैं भाई साहब। निधियां 3 प्रकार की: संचित निधि 266 के 1 या क में या ए में, लोक लेखा निधि 266 के ख में या बी में या रोमन का 2, आकस्मिक निधि 267 का क या ए या 1, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि संचित निधि के अंतर्गत क्या क्या आता है या कैसा पैसा रखा जाता है। पहला इसको देखने का काम करते हैं कि संचित निधि के अंतर्गत कि क्या क्या आता है। तो संचित निधि के अंतर्गत कर का यानी टैक्स का पैसा होता है। किसका पैसा? टैक्स का पैसा होता है। पहली बात, संचित निधि के अंतर्गत किसका पैसा होता है? टैक्स का पैसा होता है। और संचित निधि के अंतर्गत किसका पैसा होता है? ऋण का पैसा होता है। किसका पैसा? ऋण का पैसा होता है। पहला बात टैक्स यानी कर का पैसा, फिर ऋण का पैसा, तीसरका वाला ब्याज का पैसा। अब कहेंगे कि सर जी ब्याज कहाँ से आएगा? तो आप मान लीजिए भारत किसी को दे दिया ऋण, कहेंगे कि किसको देगा? तो किसी दूसरे देश को देगा, ठीक है। कैसा पैसा? ब्याज का पैसा। और क्या रखा जाता है? तो इसके अंतर्गत सरकारी कंपनियों का मुनाफा, सरकारी कंपनियों का मुनाफा या फायदा, सरकारी कंपनियों का क्या फायदा, सरकारी कंपनियों का क्या रखा जाता है? फायदा रखा जाता है। चलिए अब इसके बारे में और जानकारी अर्जित करते हैं। ध्यान से सुनिए कि अब इसमें से हम लोग देखिए कहां कहां से पैसा रख रहे हैं। टैक्स का पैसा रख रहे हैं, ऋण का पैसा रख रहे हैं। अब कहेंगे कि ऋण का मतलब क्या होता है? तो मान लीजिए भारत के पास हो गई पैसा की कमी, और जब भारत के पास पैसा की कमी हो जाएगी, जब किसके पास? भारत के पास पैसा की कमी हो जाएगी, तो किसी अन्य देश से क्या लाएगा? ऋण लाएगा, लेगा ना, लोन लेगा। तो अब ऋण का पैसा लाकर संचित निधि में रखा जाएगा, और संचित निधि में से अब उसको निकाला जाएगा। तो निकालने के लिए मैं बता रहा हूं कैसे निकाला जाएगा। पहला बात जान लेते हैं कि पैसा कहां कहां से आता है। तो पहला वाला आता है टैक्स का पैसा आता है इसमें, फिर ऋण का पैसा आता है, ब्याज का पैसा आता है, जो सरकारी कंपनियां हैं उनका जितना फायदा हुआ है वह किसके अंतर्गत आएगा? इसके अंतर्गत संचित निधि के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो और इसके बारे में जानकारी अर्जित करते हैं कि अब इसका पैसा किसके अधीन होता है? इस संचित निधि के पैसे पर किसका अधिकार होता है? तो यह जो आपका संचित निधि होती है, यह संसद के अधीन होती है। किसके अधीन? यह संसद के अधीन होती है। यह संसद के अधीन होती है। किसके अधीन होती है? संसद के अधीन होती है। अब कहेंगे कि सर जी इससे पैसा कैसे निकाला जाएगा? तो इससे आप लोग जो पैसा निकालेंगे, अब देखिए इस पर जो एक कानूनी कार्यवाही चलेगी संसद में, तो अब ले आया जाएगा एक विधेयक, और उस विधेयक को कहते हैं विनियोग विधेयक। इससे पैसा कैसे निकाला जाएगा? तो विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक के द्वारा, विधेयक से पैसा, विनियोग विधेयक से पैसा
निकाला जाता है। चलिए देखिए, अब इसको निकालेगा कौन? निकाला जाता है। विनियोग विधेयक से इसका क्या किया जाता है? पैसा निकाला जाता है। इसके अंतर्गत संचित निधि के अंतर्गत पैसा कौन कौन सा आता है? टैक्स का पैसा, ऋण का पैसा, ब्याज का पैसा, सरकारी कंपनियों का फायदा। यह किसके अधीन होता है? संसद के अधीन होता है। इसमें से यदि पैसा निकालना है तो कैसे निकालेंगे? विधेयक पास करेंगे। अब यह विधेयक किस नाम से जाना जाता है? विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक के द्वारा हम लोग संचित निधि से क्या निकालते हैं? पैसा निकालते हैं। इसके बारे में एक और जानकारी लिखिए कि यह सबसे बड़ी निधि होती है। यह सबसे बड़ी निधि होती है। यह सबसे बड़ी निधि होती है। यानी अगर पैसा किसी के पास ज्यादा है तो कहाँ पर रखा गया है? संचित निधि में रखा गया है। अब लोक लेखा समिति के बारे में, अरे लोक लेखा समिति भी होती है, लोक लेखा आपकी यह भी है, उसको देखते हैं। चलिए, लोक लेखा में अब हम तो बता दिए कि लोक लेखा जो आपकी निधि है यह आपकी क्या हो जाती है? आर्टिकल 266 के ख में रखी जाती है। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें कैसा पैसा रखा जाता है? पहला बात तो यही पूछेगा। तो इसमें धरोहर के रूप में जनता का पैसा रखा जाता है। किसका पैसा? जनता का पैसा। ध्यान से सुनिए, कहेंगे कि जनता का पैसा कैसे? तो जो उनसे लिया गया है सभी टैक्स शुल्क, उसको रखा जाता है धरोहर के रूप में। किसके रूप में? धरोहर के रूप में। धरोहर के रूप में जनता का पैसा होता है। जनता का पैसा रखा जाता है। रखा जाता है। धरोहर के रूप में किसका पैसा रखा जाता है? जनता का पैसा। मतलब कैसे? कोई सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह में से, उसके वेतन में से जो कटता है, पैसा कटता है, जब रिटायरमेंट होते हैं, उनका कार्यकाल पूरा होता है, उनको पद से हटाया जाता है, पद से सेवानिवृत्त किया जाता है। ध्यान से सुनिए, सेवानिवृत्त किया जाता है। तो जब सेवानिवृत्त किया जाता है तो उनको कहेंगे कि इतना पैसा मिला, इतना पैसा मिला। ये जो पैसा मिलता है मेरे दोस्तों, इसी में रखा जाता है। जब वो व्यक्ति रिटायर होता है तो उसको क्या कर दिया जाता है? दे दिया जाता है। ठीक है। चलिए, धरोहर के रूप में किसका पैसा होता है? जनता का पैसा होता है। और इसके बारे में जानकारी देखिए क्या होता है। हाँ, अब इसमें जो पैसा रखा जाता है वह भविष्य निधि के रूप में रखा जाता है। भविष्य निधि किसके रूप में? भविष्य निधि, या इसी को कहते हैं बचत भविष्य निधि। बचत भविष्य निधि। भविष्य निधि मतलब समझिए, बचत भविष्य निधि तो है ही, क्योंकि यह जनता जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके पैसों को यह क्या कर रही है? एकत्रित कर रही है, एक स्थान पर रख रही है। इस कारण इसे बचत भविष्य निधि कहा जाता है। कैसे निधि? इसे बचत भविष्य निधि कहा जाता है। अब देखिए, यह पैसा किसके अधीन होता है या इस पैसे पर किसका अधिकार होता है? तो यह पैसा कार्यपालिका के अधीन होता है। यह कार्यपालिका के अधीन होता है। कार्यपालिका या कार्यपालक, कार्यपालिका या कार्यपालक के अधीन होता है। अधीन होता है। इस पैसा को किसके अधीन किया जाता है? कार्यपालिका या कार्यपालक। इसका मतलब ही कि जब मन करे तब निकाल लीजिए। क्या करिए? जब मन करे इसको तब निकालिए। ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का मतलब होता है कि अचानक पैसा अगर निकालना होता है, कहां से निकालेंगे? एकदम जरूरत पड़ गई, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया,
कहीं तो कहाँ से पैसा निकाल के देवल जाई, तो पैसा आकस्मिक निधि से निकालल जाला। अब ये आकस्मिक निधि में पैसा कहाँ से आवेला, तो संचित निधि से पैसा निकाल के आकस्मिक निधि में रख दिया जाता है। कहेंगे कि गजब की बेइज्जती है, गजब की बेइज्जती नहीं है। इसका मतलब एक आपको क्या बनाया गया है, एक नियम बनाया गया है कि पैसा यहाँ से निकाल के यहाँ रख ला आ खर्च करा, ओके खर्च करा, क्यों दिक्कत ना। लेकिन अब सोचबा कि डायरेक्ट हम पैसा में से निकाली तो ना निकाल पेबा, काहे, कारण बहुत नेता चोर हुआ सोन, नेता चोर हुआ, पैसा पास करे सोन तब निकलबा एम से। पहला बात सुन ला, विनियोग विधेयक लिए बा तब एम से पैसा पास होई, अगर विनियोग विधेयक ना लिया हो तो पैसा पास होई ना। एकर मतलब का, आकस्मिक निधि में ये नियम है कि बिना विधेयक बिना बिल का पैसा आप पास कर लेते हैं, पैसा उसमें से निकाल लेते हैं, निकाल कर लेकर चले जाते हैं, खर्च कर देते हैं। तो वो जो यहाँ नेता मनमाना जवन आई तब ना एम से पैसा निकाली पकिटिया में भरी लेके चल जाए, ले जाके साला उड़ा दे। कुल नेता जितनी हम सोन, कुछ नेता के छोड़ के बढ़िया बढ़िया चुनिंदा, नाम नहीं लूंगा किसी का, अधिकतर नेता चोर होते हैं, उठाएंगे लेकर चले जाएंगे। लेकिन अधिकतर नेता हद से ज्यादा ईमानदार होते हैं। हमको तो कभी कभी ताज्जुब होता है भाई साहब कि इतना ईमानदार कैसे हो गया, इतना ही बेईमान कैसे हो गया, दोनों है। सोच लीजिए, अब अगर इसमें से विधेयक लाने की, विनियोग विधेयक लाने की बात नहीं कही गई होती तो कोई भी नेता आता, संचित निधि से पैसा लेकर जाता और उड़ा देता, और जाके स्विस बैंक में या तो किसी अन्य राष्ट्र में जमा कर देता उसको पैसा को। लेकिन होता क्या है, अब आकस्मिक निधि में क्या होता है कि आकस्मिक निधि से, संचित निधि से धन निकाल कर रखा जाता है, संचित निधि से, संचित निधि से, निधि से निकाल कर रखा गया कुछ धन, संचित निधि से निकाल कर रखा गया कुछ धन, कहेंगे कि कितना, जैसे 500 करोड़, जैसे में 500 करोड़ लगभग में बता रहे हैं, लगभग कितना, 500 करोड़। अब इस संचित निधि में 500 करोड़ पैसा रहेगा। अब ये काहे रखा जाता है, आकस्मिक कार्य के लिए रखा जाता है। किसके लिए, आकस्मिक कार्य के लिए रखा जाता है। किसके लिए रखा जाता है, आकस्मिक कार्य के लिए। अब कहेंगे आकस्मिक कार्य के लिए, कहेंगे कि इस पैसे पर किसका अधिकार होता है, इस पैसे पर कार्यपालिका का अधिकार होता है। किसका, इस पैसे पर कार्यपालिका का अधिकार होता है। इस पर किसका अधिकार होता है, कार्यपालिका का अधिकार होता है। किसका होता है, कार्यपालिका का अधिकार होता है। तो चलिए मेरे दोस्त, अब हम लोग समझ लिए पहला वाला टॉपिक, अगले दिन हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो जाने की आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।